बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफ्यूजन के हवाले से कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का अगर हम डिफिनीशन देख लें तो इसका डिफिनीशन है कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ये है कि अगर सब्सटेंस मूवमेंट कर लेते हैं एक ऐसी जगह से जहाँ पे उसकी मिकदार ज़्यादा है उन जगह की तरफ या उस जगह की तरफ जहाँ पे उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा कम है। जब सब्सटेंस मूवमेंट कर लेते हैं उस जगह से जहाँ पे उसका मिकदार ज़्यादा है उस जगह की तरफ जहाँ पे उसकी मिकदार बहुत कम है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और इस डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सादा सा एग्जांपल दिया जाता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये हमारे पास एक रूम है और रूम के एक कॉर्नर में किसी ने परफ्यूम लगा दिया। रूम के एक कॉर्नर में किसी ने परफ्यूम लगा दिया तो वो परफ्यूम फिर थोड़ी देर के बाद उस जगह से चले जाता है और रूम के दूसरे पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो गया ये डिफ्यूजन की मदद से हुआ, क्योंकि जिस जगह पे परफ्यूम लगाया गया था, जिस कॉर्नर में, वहां पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वहां पे उसकी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, लेकिन रूम के दूसरे जगहों पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम थी। तो इसी वजह से वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गया, वहां से चले गए रूम के दूसरे कॉर्नर्स में, रूम के दूसरे पार्ट में। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन का एक डिफिनीशन भी यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है टू द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे मिकदार ज्यादा है वहां से चले जाते हैं लो मिकदार वाली जगह की तरफ। तो ये तो हो गया डिफ्यूजन का एक सादा सा एग्जांपल। लेकिन हम बॉडी की बात करेंगे कि इंसान के बॉडी के अंदर ये डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, तो वहां पे तो बात करेंगे हम कि किस तरीके से होता है। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। डिफ्यूजन में कोई भी किसी भी किस्म का एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। एनर्जी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता। एटीपी एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जो कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी काम होते हैं ये सारे के सारे इसी एटीपी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का एनर्जी की इस्तेमाल नहीं होती। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर यहाँ पे हम मजीद बात करें डिफ्यूजन के हवाले से तो डिफ्यूजन होता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो कि आसानी से सेल मेम्ब्रेन के आर पार आती जाती है तो उसमें डिफ्यूजन होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल बहुत बड़े हैं और वो आसानी से आर पार नहीं जाते तो फिर वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे फिर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और उसी एनर्जी की मदद से वो फिर सब्सटेंस सेल के अंदर बाहर चले जाते हैं। लेकिन डिफ्यूजन का मैंने बता दिया चूंकि यहाँ पे तो किसी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती तो इसी वजह से वहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का आना जाना होता रहता है। मिसाल के तौर पर वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर और बाहर जाना आसान होता है। वहाँ पे किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है और सेल के बाहर यहाँ पे वाटर मौजूद है। तो वाटर की मिकदार अगर बाहर ज्यादा है तो वो बाहर से अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। या इसके अलावा अगर इस तरह भी होता है कि मिसाल के तौर पर हमने खुराक खा लिया, हमारे स्टमक के अंदर वो खुराक चला जाता है, वहाँ पे खुराक के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होते हैं वो सारे के सारे ग्लूकोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और वहाँ पे उसकी फिर मजीद बैकग्राउंड होती है उस खाने की। तो वो ग्लूकोज क्या कर लेते हैं, वो ग्लूकोज उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी मिकदार ज्यादा होती है और वहाँ पे अगर उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिकदार ज्यादा है तो वहां से फिर वो विली उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विली एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ये मौजूद होते हैं और उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर अगर ये मौजूद है तो मतलब ये है कि ये फिर उस खुराक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम जितनी भी चीजें खाते हैं वो स्टमक में चले जाते हैं, स्टमक से फिर वो चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसको हम विली कहते हैं ये मौजूद होते हैं और उसी के जरिए फिर वो खुराक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहां से फिर ब्लड के अंदर उसको शामिल किया जाता है। तो डिफ्यूजन का मैं दोबारा बता देता हूँ। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स की जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से उसकी मूवमेंट होती है उस कंसंट्रेशन की तरफ जहाँ पे उसका मिकदार कम होता है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल भी मैंने बता दिया कि अगर रूम के किसी कॉर्नर में किसी ने परफ्यूम लगा दिया
तो वहाँ पे फिर थोड़ी देर के बाद वो खुशबू वहाँ से दूसरी जगह वो चली जाएगी। तो ये होता है डिफ्यूजन में। इसके अलावा अगर हम खुराक खा लेते हैं, खुराक के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है, ब्लड में उसकी मिकदार कम होती है, तो फिर वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड में विली के जरिए उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया। अच्छा, तो डिफ्यूजन को डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह होता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक डिफरेंस मौजूद है और वो डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकते। मतलब ये है कि अगर वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है तो वो अंदर नहीं जा सकते, अगर वो सेल के अंदर मौजूद है तो फिर वो बाहर नहीं आ सकते। तो इसी तरीके से अगर ये कंडीशन आ जाए तो फिर उस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसा कंडीशन आता क्यों है, तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स तो साइज में और शेप में वो मुख्तलिफ होते हैं। लेट सपोज वो कभी साइज में ज़्यादा होते हैं, तो वो साइज में अगर ज़्यादा है तो वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकते। अगर या उसका शेप थोड़ा सा चेंज है उस नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में, तो फिर भी वो सेल के आर पार नहीं जा सकते। तो अगर ये नहीं जा सकते तो फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, तो वहाँ पे फिर इस्तेमाल होता है प्रोटीन्स का। वहाँ पे प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है और उसी प्रोटीन्स की मदद से फिर वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं। अगर वो सेल के अंदर मौजूद है तो फिर वो फिर बाहर जा सकते हैं। तो ये प्रोटीन्स कहाँ पे मौजूद है, ये प्रोटीन्स मैंने जो सेल मेम्ब्रेन वाला डायग्राम आपको बताया था, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वहाँ पे मैंने सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाया था और उसी डायग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो ये वही प्रोटीन्स है जो कि उन मॉलिक्यूल्स को इलाफ करेगी कि वो सेल के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैंने बता दिया कि अगर शेप या साइज में डिफरेंस है तो वो इसी प्रोटीन्स की वजह से फिर वो अंदर आते हैं। तो जब भी सेल प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने के लिए, या अगर उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है उसको बाहर ले जाने के लिए प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर लेती है, तो उस डिफ्यूजन को हम फिर कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में मैंने बताया अभी कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी प्रोटीन्स की या किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बस वो हो जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वहाँ पे प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की तो वहाँ से फिर उसको लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके आते हैं। और जिस तरह डिफ्यूजन में किसी भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल यहाँ पे भी किसी भी किस्म की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो जाता। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इससे पहले जो डिफ्यूजन था इसको भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसको भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे किसी भी किस्म का एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन इसके मुकाबले में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहाँ पे एनर्जी की इस्तेमाल हो जाती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की इस्तेमाल हो जाती है। तो डिफ्यूजन इससे पहले जो हमने पढ़ा वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक किस्म है और उसके मुकाबले में जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक किस्म है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स साइज में बड़े होते हैं या उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज नहीं होता। तो जब वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज नहीं होता तो फिर वहाँ पे प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया जाता है और प्रोटीन की मदद से फिर उसको सेल के अंदर लाया जाता है। और ये प्रोटीन्स जब वो इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे तो फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया। और यहाँ पे भी किसी भी किस्म का एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद अगली बारी आती है ऑस्मोसिस की, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो सॉल्वेंट होता है, मिसाल के तौर पर अगर वाटर है तो वो क्या होता है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए आर पार आता जाता है। यहाँ पे सेमी परमिएबल का लिखना जरूरी है। अगर डिफ्यूजन की बात करें तो बस वहाँ पे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। और ऑस्मोसिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वही सेल मेम्ब्रेन है जिसको हमने जिक्र किया था, जिसके बारे में मैंने बताया था। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ कर लेती है कि वो सेल के अंदर आ जाए और कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो फिर तीन तरीकों से होता है, या हम यूँ कह ले कि उसको करने के लिए तीन तरीके मौजूद हैं या वो तीन तरीकों से हो सकता है। तो जो पहला तरीका है वहाँ पे मौजूद होते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन।
दूसरे तरीके में मौजूद होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन और तीसरे में मौजूद है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले अपने ज़हन में रखें कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है सेल के मुकाबले में। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक वाटर टैंक है, लेट्स सपोज ये एक वाटर टैंक है पूरा और उसके अंदर एक सेल मौजूद है। तो ये पूरा का पूरा वाटर टैंक पानी से भरा है। तो पानी से अगर ये भरा है तो बाहर वाले एरिया में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो वहां पे कम है, लेकिन सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे मैंने जो रेड रेड डॉट लगाए इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूट है। तो बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब अगर सेल से बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है और सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि बाहर पानी की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा होगी और अंदर पानी की मिकदार कम होगी। तो वो पानी बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, तो वो पानी बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी और सेल टर्जिड हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी सेल को रख दें किसी ऐसे सोल्यूशन के अंदर जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर कम होती है लेकिन सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अगर हम प्लांट सेल को किसी ऐसी जगह पे रख दें तो प्लांट सेल हो जाएगा टर्जिड। टर्जिड का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि टर्जिड की क्या होती है। तो बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा और उसके मुकाबले में जो एनिमल सेल है वो रप्चर हो जाएगा, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वाल मौजूद नहीं है, तो वो उतने ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उतने ज्यादा पानी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो रप्चर हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये ऑस्मोसिस होता है। मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन दोबारा बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा टैंक हम ले लें जिसमें पानी मौजूद है और उस पानी के अंदर हम सेल रख दें, तो अगर उस टैंक के अंदर हम ऐसे सोल्यूशन रख दें कि उस सोल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है लेकिन उन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, तो फिर पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगी। इसके अलावा अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात कर ले तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल के बाहर और सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होती है। सेल के बाहर और सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है, तो जितनी पानी सेल के अंदर आएगी उतनी ही पानी सेल के वो बाहर निकल जाएगी। तो वहां पे वो जो सेल है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन एनिमल वाला सेल नॉर्मल रहेगा, लेकिन प्लांट सेल से फिर पानी बाहर निकलता ज्यादा है लेकिन वो एब्जॉर्ब कम कर लेता है। तो उसके नतीजे में प्लांट सेल वो फ्लैसिड हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा, मुरझा जाएगा। तो यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन मैंने बता दिया कि वो सोल्यूशन जिसमें सेल से बाहर और सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है, तो जितना पानी सेल के अंदर आएगा उतने ही पानी सेल के बाहर चला जाएगा। जो तीसरा यहाँ पे मौजूद है वो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये है कि सेल से बाहर वाले एरिया में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। यहाँ पे मैंने ये डॉट लगा दिए, तो इसका मतलब ये है कि सेल से बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है। तो जब सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सेल से बाहर ज्यादा होती है, तो सेल के अंदर जो पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सेल के अंदर जो पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और उसके नतीजे में हमारा सेल वो हो जाएगा, मुकम्मल श्रिंक हो जाएगा, मुकम्मल फ्लैसिड हो जाएगा। और क्योंकि उसके अंदर अगर पानी नहीं रहता तो वो मुकम्मल फ्लैसिड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम टायर से जो मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी में लिखते हैं, अगर वहाँ पे अगर उसके अंदर एक ट्यूब मौजूद होते हैं, वहाँ पे टायर मौजूद है, अगर उससे हम हवा निकाल दें तो वो टायर मुकम्मल तौर पर फ्लैट हो जाएगी और वो टायर एक किस्म का श्रिंक हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस सेल से पानी बाहर निकल जाए तो वो भी मुकम्मल तौर पर वो फ्लैसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो सॉल्वेंट और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए वो मूवमेंट वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस पर तीन तरीकों से वो किया जाता है, ये हो सकता है। तो पहला है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सेल के बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वो पानी बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और उसके नतीजे में सेल टर्जिड हो जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सेल के बाहर और सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है, तो जितना पानी सेल से बाहर निकलेगा बिल्कुल उतने ही सेल के अंदर आ जाएगा और सेल नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात कर लें तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है सेल के और सेल के अंदर वो कम होती है, तो उसके नतीजे में सेल के अंदर जो पानी मौजूद है वो बाहर निकल जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा और फ्लैसिड हो जाएगा।
ये जो 3 कंडीशन यहाँ पे जिक्र हो गया इसका मतलब ये है कि ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है, ये तीनों कंडीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉसिबल हैं। तो ये ऑस्मोसिस इन तीनों कंडीशन की वजह से वो हो सकते हैं। तो ऑस्मोसिस को डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है टर्गर और प्लाज्मोलिसिस की। टर्गर और प्लाज्मोलिसिस भी ऑस्मोसिस की वजह से होता है। अगर ये दोनों कंडीशन सेल के अंदर आते हैं तो ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से आता है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से। अब टर्गर किसे कहते हैं? जब भी कोई भी सेल, प्लांट सेल, अगर उसको हम रख दें किसी भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, अगर हम किसी भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर किसी सेल को रख दें, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में मैंने बता दिया कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के बाहर बहुत ज्यादा होती है कम, और सेल के अंदर वो ज्यादा होती है। तो जब सेल के बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो बाहर से पानी सेल के अंदर आना शुरू कर देते हैं। जब भी हम किसी भी प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो बाहर से पानी आना शुरू करेगी, सेल के अंदर वो आना शुरू करेगी उस पानी को, और वो सेल धीरे धीरे स्लो वो बढ़ता जाएगा, टर्जिड होता जाएगा। तो ये क्यों होता है, ये किस तरीके से होता है? तो हमने बात की है ऑलरेडी कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है एक वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल मौजूद है। तो जब बाहर से पानी आता है तो वो वैक्यूल बढ़ता जाता है, साइज में बढ़ता जाता है, और वो वैक्यूल प्रेशर अप्लाई कर लेता है सेल ऑर्गेनेलिस के ऊपर और सेल वॉल के ऊपर। तो लेट सपोज ये वैक्यूल अगर पानी से भर चुका है बहुत ज्यादा, तो ये प्रेशर अप्लाई करेगा इन सेल वॉल के ऊपर, और यहाँ पे अगर ऑर्गेनेलिस मौजूद है तो उसके ऊपर। तो इसी तरीके से ये एक साइड से दूसरी साइड पे ये प्रेशर अप्लाई करता रहता है, प्रेशर अप्लाई करता रहता है। तो जब वो प्रेशर अप्लाई करता है तो उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। और उसी टर्गर प्रेशर की वजह से वो सेल हो जाता है बहुत ज्यादा टर्जिड, और उसी टर्गर प्रेशर की वजह से सेल टर्जिड हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर हम किसी भी प्लांट सेल को रख दें किसी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया कि जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर कम होती है और सेल के अंदर ज्यादा होती है, तो पानी सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, और सेल के अंदर पानी आते हैं वैक्यूल के अंदर, और वैक्यूल जब साइज में बढ़ता जाता है तो वो जो सेल वॉल है और इसके इर्द गिर्द जो ऑर्गेनेलिस है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया कि वो प्रेशर जब भी वो वैक्यूल से सेल वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर लेता है तो उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, और उसी टर्गर प्रेशर की वजह से वो सेल हो जाता है टर्जिड, वो सेल टर्जिड हो जाता है। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? इस फेनोमेना को हम कहते हैं टर्गर या टर्जिडिटी। तो इसके अलावा इस टर्जिडिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मौजूद है प्लांट्स में। मिसाल के तौर पर शेप ऑफ द प्लांट को ये मेंटेन रखता है। प्लांट का जो अपना शेप है, जो अपनी पोजीशन पे मजबूत खड़ा है, तो वो इसी टर्जिडिटी की वजह से है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है यंग टिश्यूज में। यंग टिश्यूज जहाँ पे कोई सेकेंडरी वॉल अभी नहीं बना और वहाँ पे उतने ज्यादा मजबूत नहीं होते, जो बिल्कुल सीड से नए उगते हैं, उन प्लांट्स में ये टर्जिडिटी उसको सपोर्ट देती है, जो सीधा हो सके, जो सीधा खड़ा हो सके। तो ये उस टर्जिडिटी की वजह से होती है यंग टिश्यूज में या यंग प्लांट्स में। इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी इसकी वजह से होता है। अब इसका जो मैकेनिज्म है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये किस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना अपने साथ नोट कर लें कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा भी इस टर्जिडिटी की वजह से होता है। और उसके अलावा कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि दिन के वक्त वो खुलते हैं, लेकिन जब वो रात हो जाती है तो वो दोबारा बंद हो जाते हैं। तो उन फ्लावर्स का खुलना और उसका बंद होना ये भी इस टर्जिडिटी की वजह से होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि प्लांट्स के शेप को मेंटेन रखना ये भी टर्जिडिटी की वजह से है। उसके अंदर जो यंग टिश्यूज है उसको सपोर्ट देना, या यंग प्लांट है उसको सपोर्ट देना, ये भी टर्जिडिटी की वजह से होता है। इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी, और साथ में फ्लावर्स का खुलना दिन के वक्त कुछ फ्लावर्स का, और उन फ्लावर्स का फिर बंद होना रात के वक्त, ये भी इस टर्जिडिटी की वजह से होता है। तो ये तो हो गया एक फिनोमेना जो कि उस ऑस्मोसिस की वजह से होता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा फिनोमेना भी होता है प्लांट्स के अंदर, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस इसके बिल्कुल उलट है। वहां पे सेल के अंदर पानी आता था, और लेकिन प्लाज्मोलिसिस में सेल से बाहर पानी जाता है। तो ये कंडीशन कब होता है, इससे पहले मैंने बता दिया
कि अगर सेल को हम रख दें हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, अगर सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है कि बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है लेकिन सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, तो वो पानी जो सेल के अंदर मौजूद है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है, वो सेल से बाहर निकल जाती है। और जब वो सेल से बाहर निकल जाती है तो सेल मुकम्मल तौर पर फ्लैसिड हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, उससे पानी बाहर निकल गया तो वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। तो जब वो सेल से पानी निकल जाता है, वो श्रिंक हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। जब सेल से बाहर पानी निकलता जाता है उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और उस सेल का जो कंडीशन हो जाता है, अगर वो मुकम्मल श्रिंक हो गया, उस सेल का जो कंडीशन हो जाता है उसको फिर हम कहते हैं प्लाज्मोलाइट सेल। इसके बाद अगर हम उस सेल को फिर वहां से उठा लें और किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वापस रख दें, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो सेल के अंदर पानी आ जाता है, तो वहां पे फिर सेल के अंदर दोबारा पानी आना शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। और जब वो सेल के अंदर पानी आ जाता है वो सेल दोबारा टर्जिड हो जाएगा, तो फिर उसको हम कहते हैं, उस सेल को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। मैं दोबारा बता देता हूं, प्लाज्मोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जब भी हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दें तो वहां से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। और कुछ देर के बाद वो सेल मुकम्मल श्रिंक हो जाएगा, तो फिर उस सेल को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। लेकिन अगर उस सेल को हम वहां से उठा लें और किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो फिर सेल के अंदर पानी वापस आएगा, और जब सेल के अंदर पानी वापस आना शुरू हो जाता है तो फिर उसको हम कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। और उस सेल को फिर जब वो टर्जिड हो जाएगा तो फिर उसको हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।